One question I gave it to you. What was the question? Neolithic age represented Neolithic revolution. यही क्वेश्चन था. किया लिख के लेकर आए हो? अरे लिख के लेकर आए हो? Yes or no? Neolithic age represented Neolithic revolution. हाँ जी बताओ ये क्या लिखा है? हाँ जी बोलो क्या लिखा है? नहीं लिखा? क्यों? चलो एक चलो इसको डिस्कस करते हैं पहले, फिर उसके बाद विल मूव अहेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेवोल्यूशन? आगे देखो ऊपर. रेवोल्यूशन शब्द का मतलब क्या होता है? सडन चेंज. When you talk about revolution, it basically means a sudden change, sudden and abrupt changes. एक ऐसा चेंज जो पॉजिटिव भी हो सकता है और एक ऐसा चेंज जो नेगेटिव भी हो सकता है. लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं. और रेवोल्यूशन की जब बात करते हैं, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, किताब पे रख दो साइड पे, किताब में कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है, ध्यान बोर्ड पे रखो. Neolithic age represented Neolithic revolution. लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस होंगे, जिसका मतलब क्या होगा? एक सडन चेंज हो जाएगा. रेवोल्यूशन कुड बी इन द कंटेक्स्ट ऑफ, जैसे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी हो सकता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 है जैसे, या इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी हो सकता है, सोशल रेवोल्यूशन भी हो सकता है. देयर कुड बी एनी रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो सकता है. देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स दैट कुड बेसिकली टेकिंग प्लेस. एक बात का हमेशा ध्यान रखो. हाँ जी गुड मॉर्निंग. एक बात का हमेशा ध्यान रखो, जहां पे भी रेवोल्यूशन आ जाएगा, एंड दैट रेवोल्यूशन विल बी इन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, दैट विल ऑलवेज बी अकम्पेनिड विद ब्लडशेड. वहां पे खून बहेगा ही बहेगा. दैट इज डेफिनेटली एंड दैट इज फॉर श्योर. वहां पे, लेकिन यहाँ पे तो खून वाली बात नहीं हो रही है. जहाँ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में ऐसा होता है, जब किसी मिलिट्री कूप हो गया, वहां पे भी वैसा होगा. अब अगर हम बोलेंगे इट इज ऑलवेज अकम्पेनिड विद ब्लडशेड, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में तो पॉसिबल नहीं है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर हमें देखना पड़ेगा कौन से रेवोल्यूशन की बात करते हैं. लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर दैट इट इज अ लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस, एंड उसी हिसाब से है. न्यूलिथिक एज इज एन एज दैट इज एसोसिएटेड विद द कमिंग अप ऑफ, जो हमने कल किया था, एग्रीकल्चर. And agriculture had a spillover effect. कौन सा इफेक्ट था? स्पिल ओवर इफेक्ट. स्पिल ओवर इफेक्ट दैट वुड बी देयर. व्हाट इज स्पिल ओवर इफेक्ट? एक बार चला दो फिर उसको. कितने कितने स्पिल ओवर इफेक्ट. स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? बेसिकली स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब होता है कि एक चीज होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कप ऑफ वाटर है, हमने गिलास में पानी डाल दिया या कैसे भी, जब पानी बाहर, जब बढ़ जाएगा गिलास तो बाहर ही गिरेगा. सेम इज द केस ओवर हेयर ऑल्सो, और उसका इफेक्ट आपको आसपास भी देखने को मिलेगा. स्पिल ओवर
बर के बाहर छलक जाना, छलक तो उसको बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। एग्रीकल्चर ने कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई, एग्रीकल्चर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स लेकर आया जिसका इम्पैक्ट दूसरे फील्ड में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के आने से सबसे पहले क्या हुआ, एक लाइफ सेटल्ड लाइफ मिली। जहां हमने कल वर्ड किया था सीडेंट्री लाइफ, याद आ गया? और जैसी ये लाइफ सीडेंट्री लाइफ हो जाएगी, वहां पे कम्युनिटी लाइफ पहले चल रही थी, देयरफॉर द विलेजेस दैट विल स्टार्ट इमर्जिंग, विलेजेस दे इमर्ज्ड। तो आपको एक सीक्वेंस में सब चीज लिखना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। स्पिल ओवर इफेक्ट होगा जैसे ही एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर आने के साथ एक सेटल्ड सीडेंट्री लाइफ शुरू होगी, बिकॉज अब आप एक ही जगह पे रह के फसल को देखभाल करनी पड़ेगी, एंड देयरफॉर उसके चलते हुए विलेजेस इमर्ज होंगे। जैसे ही एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर एक दिन में तो आप पूरा कुछ खा नहीं जाओगे, देयरफॉर फॉर एग्जांपल व्हाट केम, पॉटरी, उसको स्टोर भी तो करना था। इनिशियली दिस पॉटरी वाज हैंडमेड, and later on for example there came the use of wheel, तो व्हील मेड पॉटरी भी आने लगी, ये भी एक इम्पैक्ट है। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आने लगी जैसे एग्रीकल्चर आया प्लस व्हील आया, एनिमल हमारे पास ऑलरेडी था, दैट गेव राइज टू अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, दैट इज कार्ट्स बनने लगे। अब कार्ट्स बनने लगे, आप एक से दूसरी जगह पे मूव करना कंपेरेटिवली आपके लिए आसान हो गया, एनिमल्स के ऊपर आप कार्ट पे जा सकते हो। देयरफॉर दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीज इन द मोबिलिटी, मोबिलिटी कंपेरेटिवली इंक्रीज होगी। इस चीज को बोलते हैं एग्रीकल्चर आया तो सेटल लाइफ आई तो विलेजेस आई, एग्रीकल्चर आया तो पॉटरी आई तो व्हील एंड हैंडमेड आ गया, पॉटरी आई तो और स्पिल इफेक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल कार्ट एंड उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हो जाएगा मोबिलिटी। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स वर आल्सो कंपैरेटिवली टेकिंग प्लेस, एंड इसी के सब चलते हुए ही हम और नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरियस टूल्स, फॉर एग्जांपल दैट वर बेसिकली बीइंग मेड, a blade making tools and other tools for example they emerged। इसी सब large scale changes को हम क्या बोलते हैं, it is the neolithic revolution that has taken place। इसी चीज को आपको आंसर को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है। we can be there to guide you to tell you, लेकिन अल्टीमेटली कंपेरेटली लिखना आपको ही पड़ेगा, लिख कंपेरेटली हम आपकी जगह पे नहीं सकते एश्योर। इस तरीके से आपको इस आंसर को लिखना पड़ेगा। एग्री आपको स्टार्टिंग करोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, Neolithic age is an age that is associated with the coming up of agriculture. With the introduction में, with the coming up of agriculture, it had a spillover effect in various dimensions and domains या various fields जो भी आप लिखना चाहोगे। For example, और फिर आप आ जाओ नेक्स्ट को, एग्रीकल्चर आया, ये आया, ये आया, एग्रीकल्चर आया, इस तरीके से आपको करना है। This was an age, नेक्स्ट पैरा पे लिखोगे, this was an age where various technological developments and changes were also taking place. Men tried and tested with a new type of stones were basically being started, तो उनको वहां पे पॉलिशिंग ऑफ स्टोन्स एंड ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन्स दे बिकेम वेरी कॉमन। तो ये भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ही नियोलिथिक एज का ही है। तो इसी पूरे के कंटेक्स्ट को आपको आप पूरे का पूरा उसी तरीके से समझना पड़ेगा, एल्स कंपेरेटली पॉसिबल। आंसर राइटिंग मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, आपको 1-2 दिन 4 दिन में नहीं आने वाला था, हाँ लेकिन आएगा तब अगर फॉर एग्जाम्पल आप उसको कंसिस्टेंटली तरीके से लिखोगे तो। अगर नहीं लिखोगे तो फॉर एग्जाम्पल कोई नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुद्ध ने एक बार बोला था, मैं रास्ता बता सकता हूं लेकिन उस रास्ते पे तुम्हें ही चलना पड़ेगा, चल नहीं सकता। आईएएस बन सकते हो लेकिन आईएएस बनने के रास्ते पे तुम्हें ही खुद चलना पड़ेगा। अब ये मत सोच लेना कि अगर सर ने रास्ता बता दिया, मेरे को रास्ता पता है तो मैं आईएएस भी बन ही जाऊंगा, दैट इज नॉट द केस। आपको रास्ता बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उस रास्ते के ऊपर चलना एंड सिर्फ रास्ता पता होने से काम नहीं होगा, आगे भी मूव करना वो आपकी कंपैरेटिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। या इसको आप एक और कैसे, कबीर हुए हैं, कबीर ने बड़ी एक अच्छी बात बोली, कहता मेरे को हंसी आती है जब मैं सागर में किसी मछली को प्यासा देखता हूं। बहुत अच्छी बात कही, मेरे को हंसी आती है जब मैं कि सागर में मछली को प्यासा देखता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप सागर में रह के प्यासे नहीं हो सकते। तो कहा अल्टीमेटली उसने क्या कहा, कहता मालूम नहीं है तुझको अंदाज पीने का, भी तेरे को पता ही नहीं कैसे है। उसी तरीके से यूपीएससी की तैयारी है, हाँ हम आपको गाइड कर सकते हैं,
लेकिन आपकी गाइडेंस में आपके सहयोग की भी जरूरत तो हमें पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि आपकी जगह पे, मैं तो हमेशा बोलता हूँ आपकी जगह पे हम भी पेपर देकर आएंगे तो जरूरी नहीं है कि हम क्लियर कर पाएंगे, फॉर द रीजन दैट हम तो एक एक सब्जेक्ट डोमेन के एक्सपर्ट्स टाइप हैं, लेकिन आपको सब कुछ आना चाहिए। इसलिए आपको कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो सेकंड अल्टरनेटिव टू इट, एंड आई पर्सनली बिलीव देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम यू पीपल हैव आफ्टर द क्लास। क्लास के बाद काफी टाइम होता है, तो थोड़ा सा टाइम पढ़ाई के लिए भी निकालो, बस बहुत ज्यादा टाइम से। ठीक है, आगे मूव करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आपके पास बुक्स तो है ना सबके पास? एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपकी बुक खोलो, उसमें एक मैप दिया हुआ है, बस जस्ट हैव अ लुक एट द मैप ओनली, और कुछ नहीं करना है। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आपके लिए नोट्स अपलोड किए हुए हैं, आप उसमें एक बार बस मैप देख लीजिए और कुछ नहीं करना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या आता है? एनीथिंग, एनी आइडिया? फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन आप कह सकते हो, और कुछ? इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हम बोल सकते हैं, और कुछ? जो भी आपके माइंड में है, वट एवर इज देयर इन योर माइंड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फिर उसके बाद आप सुन लोगे, ठीक है? नहीं तो क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे स्कूल में थोड़ा सा आपने पढ़ा होता है, और ऐसा होता है कि मैं तो फोड़ दूंगा सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इसलिए पहले ही बता दो जो आपके दिल और दिमाग में है, ताकि फिर उसके बाद आप कंसंट्रेशन से पढ़ सकें। और कुछ? फर्स्ट सिविलाइजेशन है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, और कुछ? हाँ, इट वाज अ प्लान्ड सिविलाइजेशन, प्लान्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दोस थिंग। और कुछ? हाँ जी। हमारा शहर हाँ 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 हाँ, रोपड़ में भी है, आपकी साइट्स हैं देखने को मिल। क्या? हाँ हाँ। अच्छा, और कुछ? चलो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन को अलग अलग, बस बुक्स बंद कर लो, नहीं बस पूरा ध्यान पे रखना है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है, इस चीज को रिवराइन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। एक ही टॉपिक है, नहीं मैप्स नहीं आएंगे जसमीत एग्जाम में आपके, एक ही टॉपिक है, उस टॉपिक के अलग अलग नाम। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब हुआ मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स दे वर सिचुएटेड अराउंड द रिवर इंडस। पूरी की पूरी साइट्स नहीं, हमसे गुड नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट साइट्स दे वर सिचुएटेड अराउंड द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। इंडस से थोड़ा बहुत आगे पीछे वो इंपॉर्टेंट साइट्स थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट दैट वाज डिस्कवर्ड एक्सटेंसिवली। ऐसा नहीं कि ऐसी, इसको एक्सटेंसिव तरीके से हमने पहले बार अगर किसी
साइट को डिस्कवर किया था, इसको बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा वाज देयर, जिसके चलते हुए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। थर्ड टॉपिक पॉइंट हमने किया, इट इज आल्सो नोन एज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, बिकॉज ब्रॉन्ज वाज बेसिकली अ मेटल दैट वाज यूज्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी कंपेरेटिवली बोला जाता है। एंड ब्रॉन्ज इज नेचुरली नॉट फाउंड, ठीक है, तो दो मेटल्स को फॉर एग्जांपल मिक्स होके ब्रॉन्ज बनता है, कॉपर एंड टिन को मिक्स होके ब्रॉन्ज बनता है, तो मींस टेक्नोलॉजी भी इनके पास होगी ही होगी, नेचुरल जो पाए जाती है, प्लस दो मेटल्स को कंबाइन करके है तो वो टेक्नोलॉजी भी इनके पास होगी, तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। बट बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, ब्रॉन्ज था, बट ब्रॉन्ज वाज नॉट यूज्ड वेरी एक्सटेंसिवली, बहुत बड़े लेवल के ऊपर ब्रॉन्ज नहीं यूज किया, ब्रॉन्ज वाज यूज्ड बट नॉट दैट एक्सटेंसिवली जितना हमें लगता है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे पहले बार हमें प्लैन्ड सिटीज देखने को मिलती है। अगर कुछ अर्बन है तो कुछ रूरल भी तो होगा ही होगा। नॉर्मली अगर हम आज की बात करें, 21st सेंचुरी 2025 की बात करें, हम क्या कहें, कैसे कह सकते हैं कि ये अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है? कुछ तो रेफरेंस होगा ना, क्या डिफरेंस हो सकता है? हैं? कौन से सेक्टर में? हाँ, और कुछ? और अगर किसी गांव में इंडस्ट्री लगा दे तो? और कुछ? हम कैसे कहेंगे कि यार ये एरिया तो, गो टू आउटसाइड ऑफ चंडीगढ़, लांडरा चले जाओ, गांव ही है, अभी डेवलप हुए हैं। आप जब 7वीं 8वीं क्लास थे, यहाँ पे काम बोलते थे, कोई नहीं आता था, बनूड़ बनूड़ चले जाओ, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। तो majority of the people are engaged into activities other than the agriculture, उस एरिया को हम कैटेगराइज करेंगे कि ये अर्बन एरिया है। अदर देन एग्रीकल्चर मीन्स एलिड एक्टिविटीज, मीन्स इंडस्ट्री हो सकता है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, मीन्स सर्विसेज हो सकता है, मीन्स टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो सकता है। तो मीन्स जहां पे मेजॉरिटी लोगों की इनकम एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरे सोर्सेस हैं। अब जो लोग शहर में रह रहे हैं वो भी तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन हम मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की जब कंपेरेटिवली बात करते हैं दोस्तों, इट वाज अर्बनाइजेशन, मींस यहाँ पे अर्बन एरियाज की इकोनॉमी हड़प्पन सिविलाइजेशन का पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट गाइड कर रही थी हड़प्पन इकोनॉमी को। इट वाज आल्सो नोन एज द रिवराइन सिविलाइजेशन। रिवराइन सिविलाइजेशन का मतलब है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां पे इंपॉर्टेंट साइट्स रिवर के या किसी रिवर के किनारे के ऊपर सिचुएटेड थी। दे वर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। फॉर एग्जांपल जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, चन्नोदरा हो गया, मल्टीपल अदर साइट्स जो हम अभी करेंगे, दे वर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ वन और अनदर रिवर, तो इसको रिवराइन सिविलाइजेशन भी कंपेरेटिवली बोल देते हैं। तो ये एक ही टॉपिक है, इसके अलग अलग नाम है, हम सिंपल लेके चलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे भी आपको फॉर एग्जांपल, एंड यू कैन यूज द वर्ड्स इंटरचेंजेबली। आप उसको, जहाँ अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है कौन सी सिविलाइजेशन है जिसको रिवराइन सिविलाइजेशन बोला जाता है, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना या कंफ्यूज नहीं होना, दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और खास करके जिसको आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हो, उसी के बारे में बात हो रही है। अब वेयर इज द सिविलाइजेशन सिचुएटेड, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? एक बार हम सिंपल तरीके से मैप में समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज बेसिकली एन एरिया जहां जहां पे इसका लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल इतने एरिया में है सिविलाइजेशन, मीन्स दे हैव नॉट मूव्ड इनटू द इंटीरियर। सेंट्रल इंडिया में वो लोग नहीं गए हैं, गंगा यमुना तो आप बहुत ही कम पता है, डेक्कन और साउथ इंडिया के बारे में इनको कंपेरेटिवली बिल्कुल नहीं पता। पहले बात तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होना चाहिए कि ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, दैट इज कंपेरेटिवली वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्टली। सेकेंडली, अगर हम इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से मैप पे देखते हैं तो दिस इज बेसिकली अ रीजन, जो इस रीजन के पूरे का पूरा गुजरात और फिर इतनी इतनी साइड्स है, दिल्ली तक है, दिल्ली से एक आधा थोड़ा सा आगे है, दिस इज बेसिकली एन एरिया दैट इज ऑक्युपाइड बाय दिस, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्या हमें सभी साइट्स को याद करना है? बिल्कुल भी नहीं।
नॉर्मली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन साइट्स, एंड आई कैन मेक इट 100% श्योर, इसमें से आपको अगर 4 साइट पूछा तो 3 नहीं आती होंगी, एक ही आती होगी, बिकॉज ऐसे गंदे गंदे से नाम पूछेंगे, छोटे छोटे गांव से नाम पूछेंगे, वो किसी को भी नहीं आते होंगे। ठीक है, फिर सोल्यूशन क्या है, बिकॉज देयर आर मोर देन 1500 साइट्स आर बेसिकली बीइंग डिस्कवर्ड। कितनी साइट्स हैं? मोर देन 1500 साइट्स तो डिस्कवर हो चुकी हैं। अब एक ही क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन को करने के लिए इट इज नॉट पॉसिबल कि फॉर एग्जांपल हम इतना बड़ा इतने नाम याद करें। देयरफॉर हमने आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन बताई है कि कौन सी जगह के ऊपर ये साइट सिचुएटेड है। इसका रीजन है, आपको 4 नाम दे दिए, ए बी सी डी, इसमें से बोले विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट हड़प्पन साइट्स, इसमें से एक साइट ऐसी दे देंगे जो बिल्कुल डेक्कन में है, साउथ इंडिया में है, दैट ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है, और वो बहुत फेमस साइट होगी, दैट विल बी वेरी फेमस साइट। फॉर एग्जांपल कुछ बंगाल में भी साइट दे दी, बंगाल में भी पोर्ट दे दिया। अब आपको ऊपर वाले 3 नहीं आते, लेकिन ये पता है ये बंगाल में है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर डायरेक्ट इंपॉर्टेंट साइट्स पूछ ली तो वो लॉटरी है, विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर इसका मतलब क्या है कि जब आप दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ रहे हो तो आपको उनका थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकल लोकेशन, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, सिटीज है, उनका पता होना जरूरी है कि यार ये साइट यहाँ पे है, ये साइट यहाँ पे है, देयरफॉर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। देयरफॉर 1500 साइट्स कंपैरेटिवली इसकी मिल चुकी हैं। दिस इज अ सिविलाइजेशन दैट इज अ वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन spread over 1.8 million 1.5 million square kilometer and had an influence over 1.8 million square kilometer। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, इतने बड़ी एरिया के ऊपर स्प्रेड हुई है, और बहुत ही बड़ा इसका इन्फ्लुएंस भी है। इन्फ्लुएंस मीन्स अपने आसपास एरिया के ऊपर भी इन्फ्लुएंस है। अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करते हैं, it is a area that is spread over 1.5 million square kilometer and has a boundary, for example अगर हम नॉर्थ की बाउंड्री करते हैं, मांडा इन जम्मू, दैमाबाद, ईस्टर्न साइड पे आपका आलमगीरपुर आ जाएगा, और वेस्टर्न साइड पे आपका सुतका गेंडोर। ये पूरी की पूरी इसकी बाउंड्री आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सुतका गेंडोर, अलग है, यहाँ पे आलमगीरपुर आपको देखने को मिल जाएगा इस 2 साइट्स में, और दूसरे वाले मैप पे जाएंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा वेयर दीज एरियाज आर बेसिकली बीइंग सिचुएटेड। एक यहाँ पे आ जाएगा और एक बिल्कुल नॉर्थ में आ जाएगा मांडा आपका। ये 4 इंपॉर्टेंट साइट्स, फॉर एग्जाम्पल जो है मांडा इन द नॉर्थ, दैमाबाद इन द साउथ इन महाराष्ट्र, ईस्टर्न साइड की अगर बात करते हैं आलमगीरपुर है, ईस्टर्न साइड है वो वेस्टर्न यूपी में है, और फॉर एग्जांपल आपका ये सुतका गेंडोर, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट साइड है जो आपको कंपेरेटली पता होना चाहिए। और ये बालूचिस्तान है, बालूचिस्तान वही रीजन है जहाँ पे इंडिया आजकल प्रॉब्लम क्रिएटेड काफी टाइम से कर रहा है, आजकल भी कर रहा है, थोड़ी बढ़ा दी है, बिकॉज इंडिया इज वांटिंग कि बालूचिस्तान एक सेपरेट नेशन बन जाए। हाँ जी जसमीत सेम है। चलो नाउ काफी बड़ी सिविलाइजेशन है, उस समय के ऊपर स्क्रिप्ट तो थी बट वी वर अनएबल टू डेसिफर द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो थी लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं गई है हमसे, एंड देयरफॉर स्क्रिप्ट थी कैसी? इट वाज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पिक्टोग्राफिक? मीन्स पिक्चर के थ्रू बात करने की कोशिश कर रहे थे हमसे। एंड कहां पे ये देखने को मिलती है? फॉर एग्जांपल किसी सील के ऊपर, सील को आप सिंपल भाषा में समझ लो किसी मोहर के ऊपर, ठीक है। एंड अलग अलग टाइप की सील होती थी, क्यों यूज होती थी वो हम आने वाले टाइम पे करेंगे। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं गई है लेकिन स्टाइल क्या था लिखने का? बोस्टफेड। दिस इज बेसिकली अ स्टाइल ऑफ राइटिंग द स्क्रिप्ट। ये स्टाइल क्या होता है? आप इस तरीके से लिखोगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस तरीके से।
लिखने की आप कोशिश करो। दिस इज द वे यू वुड बी राइटिंग। जब हम कहेंगे कि स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं गई है, तो फिर स्टाइल का कैसे पता लग गया? चाहे इधर से लिखे चाहे इधर से लिखे, हमें तो सेम ही पता होना चाहिए था। कैसे पता लग गया? बेसिकली द कंसिडरेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप इधर से इधर कुछ लिख रहे हो, इधर से इधर लिख रहे हो, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, फिर इधर से आप ऐसे लिख रहे हो। जब लास्ट वाले हम वर्ड्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के लिख रहे हैं। जैसे स्कूल में हम लिखते थे, जब वर्ड तो लिखना है लेकिन स्पेस कम है तो थोड़ा छोटा करके और एक दूसरे के ऊपर वर्ड लिख देते थे। इधर भी ऐसे ही वर्ड्स की हुई हैं, इधर भी है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। तो मीन्स ये स्टाइल ही उनका होगा राइटिंग का। दैट इज नोन एज, इस स्टाइल को क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज द बोस्टोफेडरल स्टाइल। बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन को एक स्क्रिप्ट भी है, 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे स्प्रेड है, 1500 से ज्यादा साइट्स इसके मिल चुकी हैं। स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड डिस्पाइट द फैक्ट कि इसका बोस्टोफेडरल स्टाइल है। इन सब के चलते हुए ही अलग अलग लोगों ने अपनी थ्योरी देने की कोशिश करी है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग कहाँ से आए थे, हु वर दीज पीपल, कहाँ से आए थे ये लोग, कौन थे ये लोग। दैट इज बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर इनकी स्क्रिप्ट पढ़ी जाए तो मेजोरिटी प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। यार फॉर हो सकता है किसी सील में लिखा हो कि हम यहाँ से आए हुए हैं या यहीं के लोकल हैं, जैसे भी है। एज द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड एज ऑफ नाउ, मल्टीपल हिस्टोरियंस हैव गिवन देयर ओन थ्योरी कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग कौन थे और कहाँ से थे। आपके मुताबिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहाँ से आए थे या कौन थे? और उससे भी इंपॉर्टेंट, उसके बाद चले कहाँ पे गए, कहाँ से आए हो सकते हैं, या डिक्लाइन हो गया सिविलाइजेशन, फिर लोग कहाँ पे चले गए वो ज्यादा? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मूव कर गए होंगे। और कुछ थे, कहाँ से आए थे ये लोग, कौन थे ये लोग? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझने की जरूरत है। ये अलग अलग थ्योरीज हैव बीन प्रोवाइडेड। कुछ लोग बोलते हैं दिस दे आर पीपल बेसिकली ऑफ द फॉरेन ओरिजिन, तो कुछ लोगों ने थ्योरी दी है फॉरेन ओरिजिन थ्योरी। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, हिस्टोरियंस के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जॉन मार्शल, मॉर्टिमर विलियम, अदर पीपल, आपको इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। नाइदर प्रीलिम्स नॉर मेंस में कभी भी आपको नहीं पूछेगा फॉरेन ओरिजिन थ्योरी के बारे में बताओ, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या बनता है? कुछ एक दो स्टेटमेंट फॉरेन वालों की दे देगा, एक दो स्टेटमेंट अपने वालों की दे देगा। इनमें से बताएगा जी बताओ विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड। ये हो सकता है। इसलिए आपको थ्योरी कंपैरेटिवली पता होना चाहिए। एंड इफ यू आर इन अ पोजीशन टू नो द थ्योरी, आप कंपैरेटिवली काफी हद तक इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। द पॉइंट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। कहते कहां से आए थे? दे से द पीपल दे केम फ्रॉम द रीजन ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के लोग थे, टिग्रिस यूफ्रेट्स वाले डेल्टा के इराक के ऊपर वहां वाले लोग थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे मूव टू रीजन कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे इन्होंने अपनी बातों को ऐसे ही हवा में नहीं कह दिया, अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग पॉइंट्स भी बताए हैं। यार किस बेसिस के ऊपर, किस आधार के ऊपर हम कह रहे हैं दैट दीज वर द पीपल हु केम फ्रॉम द रीजन ऑफ मेसोपोटामिया। इन्होंने क्या बोला? जब हम दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं और फॉर एग्जांपल मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इन्होंने बोला देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आर देयर, इन दोनों में कॉमन है। ये बोलो की कोशिश करेगी देयर आर सर्टन सिमिलैरिटीज दैट आर देयर फॉर बोथ द पीपल। इन्होंने बोला कि बोथ द सिविलाइजेशन आर बेसिकली अर्बन सिविलाइजेशन, both the civilization used pictographic script, both civilization used for example bronze, both civilization used for example burnt bricks, all those things for example they were there.
बोथ द सिविलाइजेशन दे यूज्ड सील्स आल्सो, मोहर। कहते इन सभी दोनों के दोनों सिविलाइजेशन यूज करते हैं। दे से दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन started and reached its peak in a very short span of time। कहते अब्रप्टली शुरू होगी और बहुत ही कम समय में अपने पीक के ऊपर कोई पहुंच गई। इट इज ओनली पॉसिबल अगर कोई बाहर से चल के हिंदुस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपने अर्बन के फीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले एरिया में इंट्रोड्यूस कर दे एंड बहुत ही छोटे समय में, कम समय में, फॉर एग्जांपल वो एकदम पीक पे पहुंच जाए। नॉर्मली कहते हैं सिविलाइजेशन को डेवलप होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आती है और सब चीज आती है और फिर हम 4, 5, 6, 7 हजार साल में हम कहीं ना कहीं पे हम डेवलपमेंट करने की बात करते हैं। ये सिविलाइजेशन एकदम शुरू होगी और बहुत ही कम समय में अपने पीक के ऊपर भी पहुंच गई। और ये तभी हो सकता है अगर कोई बाहर से चल के लोग आए जो एक अर्बन सिविलाइजेशन वाले लोग थे एंड दे स्टार्टेड देयर ओन सिविलाइजेशन ओवर हियर आल्सो, जब वही अपने सिविलाइजेशन के फीचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए। कहते एज बोथ दीज फीचर्स वर अवेलेबल, बर्न्ड ब्रिक्स हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, मल्टीपल अदर फीचर, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हो गया, सील्स हो गया, एज बोथ दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन बोथ द सिविलाइजेशन, बोथ द सिविलाइजेशन आर कंटेम्पररी। मेसोपोटामिया थोड़ी सी पुरानी भी है, ठीक है। देयरफॉर इट इज पॉसिबल कि मेसोपोटामिया वाले लोग चल के ही इन्होंने अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बना। बट when we take a deeper look at these various features that are there, जब हम अच्छे तरीके से इन फीचर्स के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं तब we find that there are certain fundamental differences that exist। ऊपर ऊपर से देखने को सभी सेम लगता है, लेकिन इंटीरियर में हम देखेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, will come to know that there are certain fundamental differences that are existing at that particular point of time। आपस में कुछ ना कुछ differences भी है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं नो डाउट, अगर हम इनका नेचर के बारे में बात करें, जहां फीचर्स के बारे में बात करते हैं, नो डाउट बोथ द सिविलाइजेशंस दे वर यूजिंग पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। दोनों के दोनों सिविलाइजेशन पिक्टोग्राफिक पिक्चर्स की तरह का यूज कर रहे थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में 396 साइंस थे और यहाँ पे आपके कितने साइंस हैं? 900 साइंस। और उससे भी बड़ी बात है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को डेसिफर किया जा चुका है और इसको फॉर एग्जांपल डेसिफर नहीं किया जा सका, मींस वो स्क्रिप्ट पढ़ी जा चुकी है और ये वाली स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अगर दोनों के फीचर कंपैरेटिवली दोनों की स्क्रिप्ट सेम होती, अगर मेसोपोटामिया स्क्रिप्ट पढ़ी गई है तो ये वाली भी पढ़ी जानी चाहिए थी। सेकंड इज फॉर एग्जांपल नो डाउट बोथ दिस सिविलाइजेशन यूज्ड सील्स, but the seals that were used by Indus Valley civilization were cylindrical in nature, cylindrical थे, and the seals that were used by Mesopotamian people at that particular point of time was square and this is basically square and rectangular, and this is basically the cylindrical seal that are basically made used at that particular point of time। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाले लोग थे वो सिलेंड्रिकल सील्स यूज करते थे और हमारे वाले स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सील्स यूज करते थे। एंड नॉट ओनली दिस डिफरेंस इज देयर, दिस वाज मेड ऑफ अ क्ले, और ये बना होते थे हमारे सील्स फॉर एग्जांपल ऑफ अ सॉफ्ट स्टोन नोन एज स्टेटाइट। स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता था, उससे फॉर एग्जांपल ये पूरे के पूरे हमारी सील्स बनी होती थी। सील्स में क्या बना होता था? फॉर एग्जांपल किसी का शेर बना हो सकता था फॉर एग्जांपल, और इट कुड बी एनी एनिमल, डियर, इट कुड बी, कोई भी एनिमल बना हो सकता था, या कोई भी और डिजाइन बना हो सकता था। दे वर बेसिकली एज अ स्टैम्प टू मार्क द ओनरशिप। जब लोग यहाँ से चल के दूसरे एरिया में ट्रेड करने के लिए जाते थे तो वहां पे जैसे गठड़ी होगी अपनी अपनी, तो उसके ऊपर ठप्पा लगा देते थे ताकि कहीं हमारा आपस में गुड्स जब और गठड़ी एक्सचेंज ना हो सके। ऐसे लोग यहाँ पे एक बंदा चले और वहां पे अपनी दूसरी गठड़ी को क्लेम करने लग जाए कि नहीं यार ये वाले मेरे हैं और ये वाले फॉर एग्जांपल दूसरे के हैं। Therefore, they were basically as a stamp or a mark of ownership that was there। हमारी जो seals थी वो square and rectangular थी और they were basically made of a statite। और Mesopotamia civilization वाली जो seal थी that was cylindrical and it was also made of clay also। दोनों की दोनों civilization for example bronze use करती थी, but the bronze that was used by Mesopotamia were comparatively less। and उनके मुताबिक हम अपने में ब्रॉन्ज बहुत ज्यादा यूज नहीं करते थे,
लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू मेसोपोटामियन पीपल थोड़ा सा ब्रॉन्ज कंपेरेटिवली ज्यादा यूज करते हैं। एंड बर्न्ड ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, it was used by both the civilization, for example, but the burnt bricks of the Harappans were not standardized. एक जैसी नहीं थी यहाँ पे। इट वॉज हाईली स्टैंडर्डाइज्ड इन द रेशियो 1:2:4। इस रेशियो में कंपेरेटिवली हाईली स्टैंडर्डाइज थी, मींस एक जैसी ब्रिक्स थी वहां पे। देखिए जैसे आज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है 1:2:4 के हिसाब से ये ब्रिक्स कंपेरेटिवली उस समय के ऊपर बनाई जाती थी। देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंडामेंटल डिफरेंसेस, एक बात हम अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि जो द फॉरेन ओरिजिन थ्योरी है, मींस लोग बाहर से चलकर आए, यहाँ पे इन्होंने सभ्यता बसाई या इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करी। दिस थ्योरी कैन नॉट बी जस्टिफाइड, नो डाउट there are certain similarities that are there, but those features are superficial features only। और जैसे ही हम इनका in depth analysis करते हैं, we find that there are certain fundamental differences that exist। तो इस थ्योरी को हम रिजेक्ट करते हैं। लेकिन आपको दोनों थ्योरीज के अप्रोक्सीमेटली 3-4 एक आइडियल फीचर्स है जो पता होने चाहिए। इतना क्लियर है सबको? ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? एक बार इतना रिवाइज करो फिर आगे बढ़ सकते हैं। आगे मूव करें। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ आर्यन ओरिजिन। There are certain people, for example, S.R. Rao, A.D. Pulaskar, K.N. Shastri, T.N. Ramchandran, other people, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियरली बोलो। Who says that it was the Aryans who were responsible for the coming up of the Indus Valley civilization? कहते हैं आर्यंस ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बसाई, बिकॉज व्हेन आर्यंस केम, फॉर एग्जांपल, दे आल्सो सेटल्ड इन दिस रीजन ओनली, यहीं पे आके बसे थे। And therefore they say that it was the Aryans who were responsible for the coming up of the civilization। इन्होंने भी अपनी बात बोली। They say that इन्होंने अलग अलग एविडेंसेस भी दिए हैं, लिटरेरी एविडेंसेस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी दिए। इन्होंने अपनी थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए लिटरेरी एविडेंसेस और फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी दिए। When you talk about the archaeological evidences, they said the geographical area that was occupied
बाई बोथ दिस पीपल दे आर कंपेरेटली सेम। तो जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग थे, आर्यन वाले भी वहीं थे, एक बार दे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमिंग अप ऑफ द सिविलाइजेशन। They say that archaeological evidence is there. They say that the evidence of the bones of the horse have been found from a place known as सरकोटाडा। इन्होंने अपनी बात करी। सेकंड पॉइंट, साथ ही साथ में इन्होंने वेरियस लिटरेरी एविडेंसेस भी दिए हुए हैं। इन्होंने लिटरेचर में कुछ वर्ड्स मेंशन करे हैं, दैट इज वर्ड्स लाइक फॉर एग्जांपल हरियूपिया, वर्ड्स लाइक नरमिनी, अलग अलग वर्ड्स मेंशन करे हुए हैं, जिससे पता लगता है कि दीज पीपल वर बेसिकली वेल एक्वेंटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। इन्होंने ये अपने आप को थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए दिया हुआ। बट अगर प्रॉब्लम इज देयर, ऊपर ऊपर से देखने को ठीक लगता है, but again when we carry out a deeper analysis we find that there are certain fundamental differences that exist between the nature and character of both the civilization। जिस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहते थे और जिस तरीके से वैदिक एज वाले, जिनको हम आर्यंस भी बोलते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से टॉपिक करेंगे, ये लोग रहते थे, इनका ना कुछ फॉर एग्जांपल फंडामेंटल डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जैसे अगर हम इसको सिंपल तरीके समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल फीचर्स क्या है, और एक साइड पे फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लें, और फॉर एग्जांपल दूसरा वैदिक एज या आर्यंस। द फर्स्ट इज, इन लोगों का नेचर क्या था। तो पहला तो नेचर में ही कंपेरेटली काफी फर्क है। दीज द हड़प्पन्स वर कंपेरेटली अर्बन पीपल। मेजॉरिटी लोग, इनके मेजॉरिटी का मतलब क्या कि जो इकोनॉमी जो लोग चला रहे थे, इट वाज बेसिकली अर्बन सिविलाइजेशन। एंड ये वाला फॉर एग्जांपल एक रूरल एरिया में रहते थे। प्लस दीज पीपल वर मटेरियलिस्टिक ऑल्सो, मटेरियलिस्टिक पीपल। लेकिन यहां पे आपको मटेरियलिज्म कंपैरेटिवली आइदर नॉन एग्जिस्टेंट और फॉर एग्जांपल दे वर वेरी वेरी लेस, बहुत ही कम मटेरियलिज्म था। मटेरियलिज्म क्या होता है? इक्विपमेंट मतलब नहीं, मटेरियलिस्टिक क्या बोल रहे थे? कॉमन वर्ड, इट इज अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। इसका है शो ऑफ, दिखावा। वो शो ऑफ कैसे भी हो सकता है। मटेरियलिज्म, हम पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। इसको तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जहां पे पैसा ही आपको गाइड भी करे सब कुछ। ये सही है कि गलत है? डिपेंड करता है आपके ऊपर। बिकॉज इस जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक बात के ऊपर हमेशा ध्यान रखो, सही और गलत कुछ नहीं होता। वो ऐसा नहीं होता कि इट इज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो बात अलग है। लेकिन ओवरऑल जिंदगी में भी आप देखते हो, सही या गलत कुछ नहीं होता। किसी के लिए वो सही हो सकता है और किसी के लिए गलत भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं ऐसी कॉमेडी देख रहा था, तो वो कहता कि बहुत, कहता सब मोह माया है। कहता इसका मतलब, कहता कहने को कुछ भी है, लेकिन अगर गरीब आदमी को अनिल अंबानी कहे आके या मुकेश अंबानी कहे आके कि पैसा कुछ नहीं होता तो सब कुछ त्याग दे, ये वो बात हो गई कि खुद सब कुछ इकट्ठा करे और दूसरे को फॉर एग्जांपल बोलो कि सब कुछ त्याग दो। दैट इज नॉट पॉसिबल। मटेरियलिज्म मीन्स जहां पे लोग पैसे को इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, टोटली डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स पर्सपेक्टिव। आज जो तुम्हारे लिए सही है, कल को फॉर एग्जांपल वो गलत भी हो सकता है। आज जो तुम्हारे लिए गलत है, वो कल को सही भी तो हो सकता है। तो वो कहते हैं कि बुद्ध ने बहुत ज्यादा पेनेंस किया, प्रैक्टिस किया, आंख नहीं खोली और फिर उनको ज्ञान। कहते दुख, सब लोग दुखी थे,
दुख से बुद्ध सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया और पेनेंस किया और उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया। कहते निर्वाण प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने क्या कहा? कहता बुद्ध ने चार नोबल ट्रुथ दिए, चार बात बताई। तो पहली बात क्या थी? कहता दुख है। कहता जहां मोक्ष के बाद भी पहली बात वही बताई कि दुख ही है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उस दुख को किस तरीके से देख रहे हैं, वो कंपेरेटली इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा आपको बात बताता हूँ। देयर आर वेरियस पीपल हु आर देयर, अलग अलग लोग हैं, कभी सैड होते हैं, कभी खुश होते हैं। जब भी आप दुखी होते हो, सैड होते हो, आपका दिल करता है कि मैं किसी से बात नहीं करूं, मैं दरवाजे बंद करके लिख अलोन रहूं या लोनलीनेस रहूं। चाहे आपको घर वाले या दोस्त यार दोस्त कितने भी प्यार करने वाले भी हैं, बट आप अकेला रहना चाहते हो। और जब भी आप खुश होते हो तो आप सब लोगों के साथ उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे महावीर थे, महावीर भी अपनी लाइफ में सैड हो गए बेचारे, एंड वो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गए और 12 साल बाद उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन मोक्ष प्राप्त होने के बाद क्या हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो फिर से संसार में आए, वापस आए। बुद्ध ही वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन चले गए तो एक बात है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या, ही अगेन केम बैक टू द वर्ल्ड आफ्टर फॉर एग्जाम्पल 6 years। इसका एक मतलब ये निकलता है कि मोक्ष या कुछ भी है, ज्ञान है, अगर दूसरों को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तभी वो बढ़ेगा। अकेले आपके पास ही ज्ञान हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। और ज्ञान या मोक्ष का असली मतलब ये भी होता है कि अगर हम निर्वाण हमने प्राप्त कर लिया है, उस निर्वाण का कोई फायदा नहीं है अगर वही ज्ञान या वही निर्वाण की फीलिंग, आनंद, दया मेरे दिल में दूसरों के लिए नहीं आई। अगर मेरे को रास्ता मिल गया भगवान को पाने का, और अगर मैं वो रास्ता लोगों को ही ना बताऊं, जब वो ज्योत, फॉर जैसे कि दिया है, एक दिया दूसरे दिए को जला देता है, बुझे हुए दिए को जला देता है। जो दिया जग रहा है उसका तो कुछ कम नहीं हो रहा ना, उसके तो और ज्यादा रोशनी, उसके चेलों को और ज्यादा प्रकाश होगा। तो कहते हैं अगर आपको मोक्ष या ज्ञान प्राप्त हो गया है, इट इज कंपेरेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करो, आपको दया भी होनी चाहिए। और अगर ज्ञान होने के बाद भी आपके मन में दया नहीं आ रही है तो आपका सब कंपेरेटली झूठा है। इसलिए जो लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने इस संसार को छोड़ के बाहर गए, दे अगेन केम बैक, बिकॉज रियलिटी क्या है कि इस संसार में रह के सब कुछ बना है। सेम इज केस विद यू पीपल ऑल्सो। आपका भी तो मोक्ष क्या है? यूपीएससी क्लियर करना ही तो मोक्ष है आप लोगों के लिए। असिस्टेंस क्या है? वी आर टीचर्स आर एज असिस्टेंट फॉर यू। लेकिन आपने उस रास्ते के ऊपर चलना है या नहीं चलना, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर विश। जैसे हम पहले कह रहे थे, आपके सहयोग की जरूरत है, नहीं तो हम कौन होते हैं? यहाँ पे पता नहीं कितने महावीर, कितने बुद्ध, कितने कृष्ण, कितने नानक आके चले गए, फिर नहीं दुनिया संभली। हम तो होते ही कौन है संभालने वाले लोगों को। इट ऑल्सो नीड्स योर कॉपरेशन टू ओवरकम द थिंग्स। चलो कमिंग बैक, अब यहाँ पे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से फॉर एग्जांपल ये हमारी बात शुरू हुई। मटेरियलिज्म, सब मोह माया है। एक पॉइंट कहते हैं ये दोनों का लोगों का नेचर एंड कैरेक्टर ही लगता। फॉर एग्जाम्पल इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं, इसको आप सोशल इश्यूज में या ऐसे में ये पॉइंट लिख सकते हैं, या एथिक्स में भी ये पॉइंट लिख सकते हैं। जब कोई बच्चा किसी धार्मिक स्कूल में या मदरसा में पढ़े तो वो धर्म की बात करेगा, लेकिन जब कोई बच्चा एक बिजनेस स्कूल में पढ़े तो पैसे की बात करेगा। इसको बोलते हैं मटेरियलिज्म। क्या पैसे की बात करना गलत है या सिर्फ धर्म की बात करना गलत है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज उस बच्चे की अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई है। हम, वो बात अलग है कि धर्म या मटेरियलिज्म अब कंपेरेटली ज्यादा बढ़ चुका है। फर्स्ट, सेकंड इज इन दोनों के देवी देवते भी लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉड्स एंड गॉडेसेस दैट आर देयर ओवर हियर, इट वाज फीमेल गॉड्स दैट वर कंपेरेटली वेरी इंपॉर्टेंट, या मदर गॉडेसेस थे। यहाँ पे इट वाज द प्रेडोमिनेंस ऑफ द मेल गॉड, यहाँ पे मेल गॉड को फॉर एग्जाम्पल कंपेरेटली ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर आल्सो देयर। यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ द ट्रेड, द इकोनॉमी वाज कंपेरेटली वेरी वेरी डेवलप्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और कैसे पता लगता है? बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी।
प्राइमरी होता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी हो जाएगा सर्विस सेक्टर, जो आपको ज्योग्राफी में कराया जाएगा। यहाँ पे इट वाज सेकेंडरी एक्टिविटीज, यहाँ पे इट वाज द प्राइमरी एक्टिविटीज दैट वर प्लेइंग ए मेजर रोल। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ ही अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल ऑफ ट्रेड था। यहाँ पे ट्रेड वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हाई लेवल ऑफ ट्रेड जब हम हड़प्पन की इकोनॉमी करेंगे कल वाली क्लास में, तो वहां पे आएगा हाई लेवल ऑफ ट्रेड मींस इंट्रा ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड भी फॉर एग्जांपल ये लोग करते थे। दैट वाज वेरी हाई अमाउंट ऑफ ट्रेड दैट वाज देयर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइम पीरियड, डिफरेंस में क्या है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग अराउंड 1800 बीसी, और 1750 के आसपास 50 सालों में इनका डिक्लाइन थोड़ा सा तेज हो गया था। हम ऐसे समझ लो कि इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स दे डिक्लाइंड अराउंड 1750 बीसी, 1750 बीसी में ये साइट्स डिक्लाइन होने लगी थी। ऑन द अदर हैंड जब हम इनकी मूवमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सदर्न साइबेरिया से लेके सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से लेके फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में जब चलकर आए, दे केम टू इंडिया अराउंड 1500 बीसी, 1500 बीसी के आसपास फॉर एग्जांपल ये लोग चल के यहाँ पे आए थे। आपस में कितना गैप है, 250 साल का गैप है। Therefore, on the basis of these fundamental differences that are existing, we can very clearly say that it is not the Aryans who were responsible for the coming up of the Indus Valley civilization. There were other, for example, reason कुछ और हो सकती हैं, थिंकिंग थ्योरीज कुछ और हो सकती है, लेकिन एक बात तो श्योर है, ना तो आर्यंस और ना ही मेसोपोटामियन वाले लोग दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमिंग अप ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर हुआ इतना, इसको पढ़ो फिर आगे मूव करते हैं। ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है। कितना क्लियर है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इंडिजिनियस ओरिजिन। मीन्स अपने ही लोग थे, लोकल लोग ही थे। इकोनॉमिक वाले फिर से बता दो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है जसमीत कि प्राइमरी एक्टिविटीज होता है, एक सेकेंडरी एक्टिविटीज होता है, एक टर्शरी, फिर क्वार्टरी, फिर क्विनरी, वो अलग अलग ज्योग्राफी में आपको करवाया जाता है। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब होता है कि आप एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। सेकेंडरी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व। जो हड़प्पन वाले थे, जो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडोमिनेट कर रही थी, लेकिन
आर्यन सिविलाइजेशन में, जब वैदिक एज में, इट वाज बेसिकली द एग्रीकल्चर सिस्टम दैट वाज प्रिवेलिंग। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंडिजिनियस ओरिजिन। वो कहते हैं कि लोग आसपास के ही लोग थे। इट वाज दे हु वर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमिंग अप ऑफ द सिविलाइजेशन। स्टुअर्ट पिगट हो गए, जीएफ डेल्स हो गए, वॉल्टर फेयर सर्विस हो गए, ऑल दोस थिंग्स। These people who are basically responsible for the coming up of the Indus Valley civilization। ये क्या कहते हैं? कहते इस मैप को अच्छे से ध्यान से देखो, या इसी को समझो। कहते इस पाकिस्तान वाले रीजन में और इस अफगानिस्तान वाले रीजन में, इस रीजन में आसपास इन द ईस्टर्न अफगानिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान वाले रीजन में, जहां पे इनका बॉर्डर कंपेरेटली वो टच करता है। In this region, around 6 millennium BC, means 6000 BC के आसपास, certain small villages they started coming up. For example, Nal, Quetta, Johob, Mundigak, Kulli. These, for example, they started coming up at that particular point of time. ये छोटे छोटे गांव वहां पे आके इमर्ज होने लगे। जैसे इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेहरगढ़ है, कल हमने किया था ना मेहरगढ़, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूलिथिक एज। तो अगर हम कल वाले चैप्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो न्यूलिथिक एज स्टार्ट कब हुई थी? न्यूलिथिक एज स्टार्ट कब हुई थी? 7000 BC। चलो, जहां पे एग्रीकल्चर जब शुरू हो गया, मेजॉरिटी एरियाज में 7000 BC के आसपास है। तो 7000 BC के आसपास इट स्टार्टेड, एंड न्यूलिथिक एज इज एन एज दैट इज एसोसिएटेड विद द कमिंग अप ऑफ। लेकिन एग्रीकल्चर कौन सा एग्रीकल्चर था? इट वाज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसका मतलब है जितना हमने पैदा किया उतना ही, फॉर एग्जांपल, हमने खा लिया, सरप्लस तो था नहीं। When these sites, for example, around 6000 BC के आसपास, these sites they started coming up कहां पे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर जो आसपास के रीजन पे। लेकिन एज द एनवायरमेंट वाज कंपैरेटिवली गेटिंग बेटर, तो वहां पे पॉपुलेशन कंपैरेटिवली इमर्ज होगी थोड़ी सी ज्यादा, और कहीं ना कहीं पे अप्रोक्सीमेटली 5000 BC के आसपास आते आते छोटे विलेजेस को बड़े विलेजेस में कन्वर्ट हो गए। एंड मेहरगढ़ फॉर एग्जांपल वाज वन सच विलेज दैट इमर्ज, जो बड़ा विलेज इमर्ज हो गया। लेकिन अब एनवायरमेंट 5000 BC के आसपास आते और ज्यादा बेटर हो गया। कल भी हमने ये किया था ना, पैलोलिथिक से मेसोलिथिक, मेसोलिथिक से न्यूलिथिक। वन थिंग दैट वाज कॉमन वाज द एनवायरमेंट वाज चेंजिंग। As the environment was changing, the population was increasing, जिसके चलते हुए पहले हंटिंग एंड फूड गैदरिंग था, उसके साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ऐड हो गया, और उसके बाद न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर शुरू हो गया। बट द एग्रीकल्चर दैट वाज देयर वाज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर दैट दीज पीपल वर कैरिंग ऑन। अब मेहरगढ़ वाले, अब इसको मैप से समझने की कोशिश करो। मेहरगढ़ वाले रीजन के आसपास चलते हुए क्या हुआ? 5000 BC के आसपास विलेजेस फॉर एग्जांपल दे स्टार्टेड इमर्जिंग। यह है मेहरगढ़। अब फिर पॉपुलेशन बढ़ गई। जब पॉपुलेशन बढ़ गई फिर लोगों ने माइग्रेट करने की कोशिश करी। हो सकता है कुछ लोग इधर चले गए हों, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर चले, और कुछ हो सकता है फॉर एग्जांपल इधर आ गए। द पीपल हु मूव टू दीज एरियाज इन द ईस्टर्न साइड, उनको लगा यार इंडस वैली वाला रीजन तो कंपैरेटिवली प्रोडक्टिव रीजन है। जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कंपैरेटिवली बढ़ गई, एंड देयरफॉर अब क्या हुआ, जो विलेजेस पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में इमर्ज हुए थे 6000 5000 BC के आसपास, दोज विलेजेस स्टार्टेड इमर्जिंग फॉर एग्जांपल इन इंडस वैली रीजन अराउंड 3700 BC। तो नेचुरल रेवोल्यूशन हो रहा था। बाई चांस वो अलग अलग जगह पे मूव करे होंगे, इन लोगों की किस्मत अच्छी होगी, एंड देयरफॉर दे मूव टू अ रीजन जहां पे इंडस रिवर है, एंड बाई चांस फॉर एग्जांपल इंडस वाज बेसिकली अ रिवर दैट वाज एरिया दैट वाज प्रोडक्टिव, रिच इन मिनरल्स आल्सो, और फर्टिलिटी भी थी। इसके चलते हुए अब पहले जो यहाँ पे बड़े बड़े विलेजेस इमर्ज हो रहे थे, अब इस रीजन में फॉर एग्जांपल बड़े बड़े विलेजेस दे स्टार्टेड इमर्जिंग। लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, अब सबसिस्टेंस से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ,
जैसे ही 3700 बीसी में इंडस वैली रीजन में बड़े विलेजेस इमर्ज हो गए, जो एग्रीकल्चर आज तक सबसिस्टेंस हो रहा था वो क्या हो गया? सरप्लस। सरप्लस का एग्जांपल फॉर क्या हो सकता है? जैसे ही सरप्लस हो गया, पहले क्या होता था, इसको समझने की कोशिश करो, सबसिस्टेंस और सरप्लस। अगर आपने 10 क्वांटल प्रोड्यूस करना है तो आपको कितने लोग चाहिए? यूनिट 15 पीपल। तो 10 क्वांटल फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्शन हो गया, बिकॉज लैंड बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है। अब क्या हुआ था, एज दे मूव्ड इनटू अ फर्टाइल एरिया, तो वहां पे 15 क्वांटल प्रोड्यूस हो जाता था, लेकिन कितने लोग लगते थे? फॉर एग्जांपल इट रिक्वायर्ड ओनली 7 पीपल। प्रोडक्शन ज्यादा होगी, पीपल हु वर फॉर एग्जांपल एंगेज एग्रीकल्चर वो कम होंगे। अब कितने लोग बच गए? 8 लोग। अब 8 लोगों ने सोचा, फॉर एग्जांपल इसमें से लोगों ने सोचा अब हमारा खाने पीने का जुगाड़ तो हो गया है, भूखे तो मरेंगे नहीं, हम कुछ और भी काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने, कुछ लोगों ने बोला होगा यार हम ऐसा करते हैं, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बना देंगे। और कुछ लोगों ने बोला चलो ठीक है तुम मैन्युफैक्चरिंग कर लो, फॉर एग्जांपल हम क्या कर लेंगे? ट्रेड कर लेंगे। तो जब तक आपके पास सरप्लस नहीं आएगा, तब तक आपके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी, तब तक आप ट्रेड के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, मैन्युफैक्चरिंग आज जब ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं, वहां से पैसे लेके आ रहे हैं, हो सकता है वहां से रॉ मटेरियल भी लोग लेके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही सरप्लस आ गया मैन्युफैक्चरिंग आ गया, जैसे ही सरप्लस आ गया मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स आ गया। और यही ट्रेड एंड कॉमर्स के फॉर एग्जांपल क्या हुआ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आने लगी इन द रीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज दे स्टार्टेड डेवलपिंग, और आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ साथ चलते हुए ट्रेड एंड कॉमर्स भी इमर्ज हो गए, जिसको हम बोलते हैं एक प्रोटो हड़प्पन सिविलाइजेशन इमर्ज होने लगी। प्रोटो शब्द कल भी आपको बताया था, जैसे हड़प्पा जैसे लोग, हड़प्पा जैसी सिविलाइजेशन, हड़प्पा जैसी सभ्यता, हड़प्पा जैसा ट्रेड, हड़प्पा जैसी टेक्नोलॉजी वो इमर्ज होने लगी। बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट वाज देयर, वो आइसोलेटेड था कहीं पे। फॉर एग्जांपल हम, आइसोलेटेड का मतलब हो जाएगा कि हड़प्पा अपना काम कर रहा है, मोहनजोदारो अपना काम कर रहा है, कोटदीजी अपना काम कर रहा है, मेहरगढ़ी अपना काम कर रहा है, या फॉर कुछ भी और लगा लो, फॉर एग्जांपल रंगपुर अपना, लोथल अपना काम कर रहा है। आपस में अमरी यहाँ पे आपस में जुड़े हुए नहीं, देयर वर नो डीपर कनेक्शंस दैट वर देयर। तो यहाँ पे कहने के मतलब क्या हुआ, आइसोलेटेड एरियाज दे डेवलप्ड, एंड सम एरियाज दे आल्सो स्टार्टेड हैविंग ट्रेड विद अदर एरियाज आल्सो। अलग अलग सिविलाइजेशन, छोटी छोटी सिविलाइजेशन फॉर एग्जांपल इमर्ज होगी, जैसे अमरी होगी, कालीबंगन होगी, कोटदिजी होगी, मोहनजोदारो होगी, अलग अलग जगह पे फॉर एग्जांपल वो इमर्ज होने लगे थे। एंड एग्रीकल्चर सरप्लस वाज देयर, एग्रीकल्चर सरप्लस हर जगह पे है। जैसी एग्रीकल्चर सरप्लस है, दैट प्रिपेयर्ड अ सॉलिड मटेरियल बेस, मींस आपकी इकोनॉमी कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगी, एंड दैट सॉलिड मटेरियल बेस फाउंड एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तब तक चलता रहेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग तब तक चलता रहेगा, ये ट्रेड एंड कॉमर्स तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास सरप्लस है। एक ही बात है, जब सरप्लस था तभी तो कुछ लोग फ्री हुए थे, जब सरप्लस खत्म हो जाएगा, पीपल, पहला तो ट्रेड या कॉमर्स से पहले तो हमारा खाना पीना आता है, अगर एग्रीकल्चर ही पूरा नहीं हुआ तो हम काम कैसे गुजारा करेंगे। देयरफॉर इट वाज द एग्रीकल्चर सरप्लस दैट प्रिपेयर्ड द सॉलिड मटेरियल बेस on the basis of which the roots, or for example the foundation of the Indus Valley civilization could be laid down. Until the time the surplus existed, the Harappan civilization flourished to a great extent. Therefore, this was a civilization that emerged or that had indigenous origin, मीन्स न्यूलिथिक एज से एक नेचुरल क्रॉलरी, नेचुरल डेवलपमेंट हो रही थी, जहाँ पे जैसे ही हम ऐसे एरिया में मूव करते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर या एरिया फर्टाइल है,
तो वहां पे ऑटोमेटिकली सरप्लस के बाद आप एक सिविलाइजेशन डेवलप होनी थी, जो यहाँ पे क्लियर है। इतना इतना पढ़ो जी, इतना एरिया फर्टाइल आ गया ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया फर्टाइल नहीं है। दिस इज ए, दोबारा दोबारा बोलो। न्यूलिथिक एज में उस जगह पे नहीं रह रहे थे ना, आपके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, एरिया भी नहीं है, एनवायरमेंट भी नहीं है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन भी नहीं है। जसमीत कौन सा पार्ट नहीं समझाया आपको? एक स्पेसिफिक बता दो जहां पे है, वो रिपीट कर देता हूँ। ये सही है। हाँ हाँ। अच्छा, एक पॉइंट रह गया यहाँ पे, नहीं दूसरे वाले हम पहले कर लेते थे। हमने किया था जब इससे पहले वाला आर्यन रीजन थ्योरी करी थी हमने, लिटरेरी एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात हुई थी। वहां पे एक पॉइंट मिस हो गया कि हमने बोला था कि उन्होंने वर्ड मेंशन करे हुए हैं हरियूपिया एंड नरमिनी, और वहां पे फॉर एग्जांपल द बोन्स ऑफ द हॉर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम सरकोटा। जब यहाँ का भी हम डीपर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे पता लगता है दे आर नॉट द बोन्स ऑफ हॉर्स, वो डोंकी के बोन्स हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी गलत हो गया। अगर आपको यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है, वो इन हिस्टोरियन के बेसिस के ऊपर है, लेकिन जब रियलिटी हम देखते हैं वो हॉर्स के बोन्स आपको नहीं, डोंकी के बोन्स है। पहला पॉइंट तो ये, बिकॉज द हरप्पन्स दे वर नॉट अवेयर ऑफ हॉर्स, पहला पॉइंट। दूसरा, हरियूपिया नरमनी, हरियूपिया शब्द का मतलब है पीपुल ऑफ द रीजन ऑफ हरप्पा, जो हरप्पा लोग थे। या नरमिनी मीन्स द ट्राइबल पीपल ऑफ द रीजन ऑफ मोहनजोदारो। तो ये अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के 150 साल 250 साल के बाद इफ द आर्यन केम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे उनको नाम ही नहीं पता लगेगा। डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन का मतलब है डिक्लाइन ऑफ द अर्बन फेज ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मर गए सब लोग, कि एकदम बीमारी फैल गई और पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही मर गए। डिक्लाइन बेसिकली मीन द डिक्लाइन ऑफ द अर्बन फेज, और लोग शहरों को छोड़ के गांव में शिफ्ट करके, दैट इज व्हाट इज डिक्लाइन। अब वहां पे कोई लोग तो रह ही रहे होंगे ना, तो उनसे पता लग गया होगा यार पहले यहाँ पे सिविलाइजेशन होती थी, लोग रहते थे 250 साल पहले, तो उन्होंने नाम मेंशन कर दिया हरप। आज भी आप मोहनजोदारो में चले जाओ, वहां वाले लोगों को नरमिनी ही कहा जाता है। तो अगर आज कहा जा सकता है 4500 साल के बाद, तो उस समय 150 और 250 साल तो कौन सी बड़ी बात है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। देयरफॉर इन बेसिस के ऊपर हम इस थ्योरी को जिसमें जिसमें बताया कि अलग अलग सिविलाइजेशन या अलग अलग सिटीज डेवलप होने लगी थी, इनका अलग अलग अपना कल्चर था, आपस में इंटरेक्शन कंपेरेटिवली कम हो रहा था। लेकिन एक बात, कुछ कुछ कॉमनैलिटीज इनमें डेवलप होने लगी, जैसे टेक्नोलॉजी आ गया या कुछ और है, जिन्होंने एक बेस तैयार कर दिया, एक आधार तैयार कर दिया कि अगर हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो एक सिविलाइजेशन इमर्ज हो जाएगी, जो धीरे धीरे होगी आगे चल। अभी उसका मैं और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आगे वाले पॉइंट में करेंगे। सिंपल है हिस्ट्री की मुश्किल है? यहाँ पे तो सिंपल है, घर पे जाके मुश्किल हो जाती है। ऐसा ही है। चलो जी नेक्स्ट, इसी पॉइंट को और फर्दर एलैबोरेट करते हैं। इनिशियल फेज में अलग अलग सिटीज डेवलप होने लगी और आपस में कनेक्शन कंपैरेटिवली कम था इनका।
एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दे स्टार्टेड टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। अलग अलग थे। हम जैसे कुछ एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक जगह है अमरी, यहाँ पे कोट दीजिए, या फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे रीजन मेहरगढ़ है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और एक कालीबंगन है यहाँ पे। इनिशियल फेज में हम इसको सिंपल तरीके से लेके चलते हैं। दे वर नॉट दैट वेल कनेक्टेड विद ईच अदर। अलग अलग सिविलाइजेशन, या जहाँ आप ऐसे समझ लो अलग अलग कल्चर से मर्ज होने लगे थे। अमरी का अपना कल्चर है, कोट दीजी का अपना कल्चर है, मेहरगढ़ का अपना कल्चर है, कालीबंगन का अपना कल्चर है, अलग अलग कल्चर से मर्ज होने लगे थे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम प्री हड़प्पन की बात करते हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहला फेज 3500 बीसी से लेके 2600 बीसी तक, दैट इज बेसिकली प्री हड़प्पन फेज या प्रोटो हड़प्पन। 2600 बीसी से लेके 1800 बीसी तक मैच्योर फेज है, और 1750 से डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं पे डिक्लाइन इतना ज्यादा बड़ा था कि 1300 बीसी तक भी इनका डिक्लाइन चलता रहा। इतना बड़ा, बिकॉज तबाह होने के बाद भी 450 साल लग गए कहीं ना कहीं पे इस सिविलाइजेशन को खत्म होने के लिए। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, आप खुद समझो। लेकिन इनिशियल फेज में अलग अलग थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमरी है, अमरी में आपको कहीं ना कहीं पे फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं। ध्यान पूरा बोर्ड पे होना चाहिए, फिर समझ नहीं आएगा आगे वाला पार्ट। अमरी में आपको फोर्टिफाइड सेटलमेंट, फॉर एग्जांपल जहां पे चार दीवारी किया, हाउसेस वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स, और फॉर एग्जांपल उनके अच्छे तरीके से घर भी बने हुए थे, पहली बात। दूसरा, मेहरगढ़ वाला, दे वर वेरी प्रॉस्परस, बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल दीज पीपल वर अमीर, बहुत ज्यादा अमीर थे। क्यों अमीर थे? बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग लिंक्स विद ईरान। ईरान जब पर्शिया के साथ ये ट्रेड करके कंपेरेटिवली काफी ज्यादा अमीर हो चुके थे। राजस्थान में क्या था? राजस्थान वालों के भी फॉर एग्जांपल घर बने हुए थे कालीबंगन में, ब्रिक्स ऑफ अ स्टैंडर्डाइज साइज, एक जैसी ब्रिक्स भी यहाँ पे भी हर जगह पे है, अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। अगर हम इनको तीनों चारों को समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट एग्जांपल, इनकी फोर्टिफाइड सेटलमेंट अमरी वालों की, लेकिन बहुत बढ़िया घर नहीं बने हुए हैं, ब्रिक्स यूज करते हैं। इनके घर देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब ये मेहरगढ़ वाले सोचने लगे कि यार पैसे तो हमारे पास है, लेकिन जब कभी हमारा चक्कर कालीबंगन या अमरी के ऊपर लगता है तो घर इनके ज्यादा बड़े बड़े हैं। फर्स्ट सेकेंडली कहता है यहाँ पे जब होता है हमारे लुटेरे हमें लूट के चले जाते हैं, लेकिन इनकी तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट है, चार दीवारी करी हुई है, तो हम क्यों ना अपनी सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई कर लें। ये हम सीख सकते हैं ना, पैसे तो है ही हमारे साथ। ये मेहरगढ़ वाले सोचने लगे हम अपने घरों को अच्छा बनाते हैं, या हम अपने घरों को फोर्टिफाइड कर लेते हैं, चार दीवारी कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। दीज पीपल दे स्टार्ट थिंकिंग, फॉर एग्जांपल जैसे कालीबंगन वाले, ये सोचने लगे यार अगर मेहरगढ़ वाले लोग ईरान के साथ ट्रेड करके अमीर हो सकते हैं तो हम क्यों अमीर नहीं हो सकते, चलो हम भी ट्रेड करते हैं। पीपल ऑफ द अमरी रीजन दे स्टार्टेड थिंकिंग कि हम अगर ये यहाँ पे रहकर ट्रेड कर सकते हैं तो हम ईरान के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर सकते। अगर ये कालीबंगन वाले लोग बहुत अच्छे घर बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। What I'm trying to say is, in the initial phase, it was the distinct traditions that were emerging. एक जगह पे कुछ हो रहा है, दूसरी जगह पे कुछ हो रहा है, तीसरी जगह पे कुछ हो रहा है, बट एज द टाइम पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 900 years, 900 साल तक इन लोगों ने आपस में इंटरेक्शन भी किया, और आपस में इंटरेक्शन करते करते थोड़ा बहुत यूनिफिकेशन भी आ गया। यार अगर ये अच्छा कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम भी तो अच्छा कर सकते हैं। देयरफॉर दिस वाज एन एंटीसिपेशन ऑफ द कमिंग अप ऑफ द अर्बनाइजेशन। या आप ऐसा लगा लो कि एक एंटीसिपेशन हो रहा था, अगर हम सब लोग एक दूसरे से अच्छे अच्छे फीचर सीख सकें तो एक बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन एमर्ज हो सकती है। देयरफॉर टू थिंग्स दे स्टार्टेड यूनिफाइंग। पहला, अलग अलग लोगों ने बोला ये टेक्नोलॉजी इनके पास है तो हम भी रख सकते हैं, वाइस वर्सा, ट्रेड कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। देयरफॉर इट वाज द यूनिफिकेशन दैट वाज कमिंग अप, एंड यूनिफिकेशन ऑफ टू टाइप। पहला फॉर एग्जांपल ideological unification, and second was for example आपका technological unification।
आइडिया क्या है कि लेट्स हैव अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड। आइडिया क्या है कि भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, हम भगवान से पैसे मांगते हैं, भगवान को पैसे की क्या जरूरत है, इसलिए दक्षिणा देने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इन्होंने कोई मंदिर ही नहीं बनाया कहीं पे भी। There will be no temple. Their religion was not a unifying feature for these people. कहते भगवान को पैसे की क्या जरूरत है। सेम जहां हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, हमें ट्रेड करने चाहिए, क्या आने का एक आइडियोलॉजिकल यूनिफिकेशन आना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल यूनिफिकेशन, अगर ये अच्छे घर बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते, ये ज्यादा बढ़िया फोर्टिफाइड कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते, एक बहुत बढ़िया तरीके से पिलर बना सकते हो तो हम क्यों नहीं बना सकते, या यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। देयरफॉर इन 900 सालों में हर साइट ने एक दूसरे से सीखने की कोशिश करी और सीखा भी, जिसको चलते हुए ही एक सिमिलरिटीज डेवलप होने लगी। आने वाले फेज में अभी जो आइसोलेटेड फीचर, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, बाद में हर जगह पे जब मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस पे आपको ट्रेड के फीचर देखने मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द फीचर्स अगर आपको एक तरह की सेटलमेंट्स देखने को मिलेगी, बहुत जगह पे आपको फोर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा, बहुत जगह पे आपको बढ़िया तरीके से रोड्स देखने को मिलेगी, एंड ऑल दोज फीचर्स दे प्रिपेयर द बेस फॉर द कमिंग अप ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है इतना? पहला फेज पढ़ो नोट्स में से, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है। फोर्टिफाइड मीन 4 दीवारी करी हुई, अर्ली हरप्पन्स वाला। डिफरेंस इज और जसमीत ऑफ एन ऑप्शनल ओनली, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मेजॉरिटी सिलेबस इज जीएस वाला सेम है, पंजाब में बस पंजाब पूछ लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल का थोड़ा फर्क है। Next is nature and character of the Harappan civilization. नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब ये लोग थे कैसे। ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन के आने के चांसेस है। पहला, दिस वाज एन सिविलाइजेशन दैट वाज बेसिकली एन अर्बन सिविलाइजेशन। कुछ अर्बन है तो कंपेरेटिवली कुछ रूरल भी तो होगा, एक बात तो श्योर है। अर्बन सिविलाइजेशन में भी अलग अलग तरीके से लोग रहते थे। अर्बन एरिया को भी डिवाइड किया हुआ इनटू सिटाडल एंड लोअर टाउन।
सिटाडल मतलब होता है एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे ऊपर कुछ बना हुआ, जैसे थोड़ा सा टीला टाइप है उसके ऊपर कुछ फॉर एग्जांपल बना हुआ। लोअर टाउन मतलब एक जो प्लेन ग्राउंड के ऊपर बना हुआ, फॉर एग्जांपल एक ऐसा एरिया है, रेज्ड प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कुछ बिल्डिंग बनी हुई है और काफी बार उसकी चार दीवारी भी करी हो सकती है इस चीज की। और उसके बाद जो नॉर्मल प्लेन एरिया के ऊपर जो बना हुआ उसको लोअर टाउन बोल देते हैं। इन दोनों में से पॉपुलेशन किस में ज्यादा होगी? लोअर टाउन में गरीब लोग ज्यादा होते हैं, अमीर लोग तो कम ही होते हैं। सिटाडल में जो फोर्टिफाइड एरिया है वो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज उनके पास पैसे हैं, जो अहदे वाले लोग हैं, जिसके चलते हुए फॉर एग्जांपल क्या होगा, वो अपने आप को सेफ रखेंगे और अमीर लोग सिटाडल में रहेंगे। और जो एग्रीकल्चर करने वाले हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो लोअर टाउन में भी हो सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग वाले सिटाडल में भी हो सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल who were living in the citadel area, they were engaged into trading activities, तो वो ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे। सिटाडल एंड लोअर टाउन दैट हैज बेसिकली बीन फाउंड। अब सिटाडल एंड लोअर टाउन था कैसा? ऐसा नहीं कि एक ही था, मल्टीपल तरह के था। एक सिटाडल है, एक लोअर टाउन है। यहाँ पे दिस इज सराउंडेड बाय अ बाउंड्री वॉल। दिस इज वन टाइप ऑफ द टाउन दैट हैज बेसिकली बीन फाउंड। सेकंड इज सिटाडल है, लोअर टाउन है, बोथ ऑफ देम दे आर सराउंडेड बाय अ सेपरेट बाउंड्री वॉल। इसमें सिर्फ सिटाडल सराउंड होता था, इसमें फॉर एग्जांपल दोनों के दोनों ही सराउंड है। द थर्ड पॉइंट फॉर एग्जांपल दैट वुड बी देयर इज, एक सिटाडल है और एक लोअर टाउन है, बोथ ऑफ देम दे आर सराउंडेड बाय अ कॉमन बाउंड्री वॉल। इस तरीके का भी हो सकता है। द फोर्थ दैट इज देयर इज, एक सिटाडल है, एक लोअर टाउन है एंड नन ऑफ देम दे आर सराउंडेड बाय अ बाउंड्री वॉल, किसी की भी बाउंड्री वॉल नहीं है। अनदर टाउन इज, एक ही टाउन है, यहाँ पे कोई सिटाडल नहीं है, कोई लोअर टाउन का डिवीजन नहीं है, देयर इज ओनली वन टाउन दैट हैज बेसिकली बीन फाउंड। एक और है, कहीं पे सिटाडल है, कहीं पे लोअर टाउन है और बीच में आपको मिडिल टाउन भी देखने को मिल सकता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे सिटाडल फॉर एग्जाम्पल सराउंडेड बाय अ बाउंड्री वॉल भी है। फोन को साइड पे कर दो, मेरे को डिस्टर्बेंस होती है, ये प्रॉब्लम है मेरे को, ठीक है, बिकॉज मेरा पूरा ध्यान होता है आप जो काम है वो बाद में करना। इसको सराउंडेड बाय अ बाउंड्री वॉल दैट इज। तो नॉर्मली जो आप बुक्स में देखते हो इट इज सराउंड, आपको देख सुन क्या मिलता है, एक सिटाडल है, एक लोअर टाउन है, सराउंडेड बाय बाउंड्री वॉल, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। मल्टीपल तरीके से और भी फॉर एग्जांपल होता है, इस इतने तरीके के वहां पे आपको टाउन्स देखने को मिलते हैं। तो वो आप एक समझ लो कि देयर आर नो डाउट यूनिफॉर्मिटी डेवलप्ड, लेकिन यहाँ जहाँ पे अपने मुताबिक लोगों ने अपने आप को सेव करने की कोशिश भी करी। तो ठीक है, फर्स्टली इस तरीके से बोलते हैं सिटाडल एंड लोअर टाउन। सेकेंड पॉइंट, सिटाडल एंड लोअर टाउन के बाद क्या है, द ड्रेनेज सिस्टम वाज आल्सो वेरी डेवलप्ड। That was also very developed. Drains comparatively because proper supply of the water was there. पानी की सप्लाई हो रही है अच्छे तरीके से, पानी का इनलेट एंड पानी का आउटलेट भी है, that was also very clear कि जहाँ पे पानी का आ रहा है, जहाँ पे पानी का आउटलेट है, वो कंपेरेटिवली काफी हद तक वो क्लियर है। Thirdly is burnt bricks, they were also used, हमने अभी किया है। And burnt bricks they were highly standardized, 1:2:4 के रेशियो में स्टैंडर्डाइज थी। इसके साथ ही अर्बन एरिया में आपके स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स होंगे। जैसे आप कभी सब्जी ली हो या देखा हो सब्जी लेते हुए, तो वो 1 किलो का अगर उनके पास वेट नहीं है तो एक पत्थर सा रख लेते हैं 1 किलो के बराबर, लेकिन वो 1 किलो ही होगा। या कुछ मेजरमेंट है, अभी 5 मीटर क्या है, 2 मीटर क्या है, 2 फुट क्या है, 5 फुट क्या है, वो पूरे का पूरा एक डिफरेंस 1 फुट से दूसरे फुट में डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम होगा। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ ग्रेनरी, मीन्स ग्रेन को स्टोर करने के लिए ग्रेनरी बनाई, कमरा सा बनाए गए हैं। बिकॉज इंपॉर्टेंट है कि ये लोग अपने आप तो एग्रीकल्चर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो उनको फूड ग्रेन्स चाहिए, या इनके लिए और लोग भी तो, या स्लेव्स भी तो काम कर रहे हैं, तो स्लेव्स के लिए भी तो फॉर एग्जांपल ग्रेन्स चाहिए। तो यहाँ पे स्लेवरी एग्जिस्टेंस थी, कैसे पता लगता है, फ्रॉम द स्लेव्स क्वार्टर दैट हैज बीन फाउंड। उनके लिए भी कमरे बनाए हुए थे। हमें कैसे पता लगता है स्लेव्स क्वार्टर पाए हुए थे, फॉर एग्जांपल जैसे छोटी छोटी हाइट के कमरे थे वहां पे,
क्यों? बिकॉज स्लेव्स रूम में जाए और सीधा ना खड़ा हो, ऐसा ही झुका रहे हमेशा। उनकी हाइट कंपेरेटिवली काफी कम होती थी बिकॉज वो स्लेव्स के लिए रूम्स बनाए गए थे। देयरफॉर स्लेव्स क्वार्टर के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। स्लेव्स क्वार्टर शहरों में तो होंगे नहीं, और सॉरी शहरों में, गांव में तो होंगे नहीं। गांव में तो अगर किसी ने फॉर एग्जांपल अपने पास काम करने के लिए लोग रखे भी हुए हैं तो अपने शाम को अपने घर पे चले जाती होंगी वापस, लेकिन यहाँ पे लोग रहेंगे, ग्रीनरी मिलेगी, ऑल दो थिंग्स के बेसिस के ऊपर ही हम कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक अर्बन सिविलाइजेशन। एक पैटर्न ऑफ हाउसेस वर आल्सो देयर। देयर वाज ऑलवेज अ स्पेस बिटवीन द टू हाउसेस। दो हाउसेस के बीच में स्पेस, जैसे आजकल तो सब एक दूसरे के दीवार जुड़ी हुई है। दीज पीपल वर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर प्राइवेसी, कि वो कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, तो इस तरीके से भी साथ में सुनना लेके। और फॉर एग्जांपल क्या है, देयर वाज ऑलवेज अ स्पेस बिटवीन द हाउसेस। सेकंडली, फ्रंट मेन रोड पे घरों की ओपनिंग कंपेयर डोर नहीं देखने को मिलता। आप एक दफा इसी रोड से आप आगे चले जाओ, रेड लाइट से राइट टर्न लेके, तो देखोगे जो मेन रोड है वहां पे गेट नहीं है, गेट दूसरी साइड पे है, छोटी रोड पे गेट है। यहीं का स्टाइल यहाँ पे है, बिकॉज ऐसा हो सकता है ना कभी कभी बच्चा को खेल रहा भाग के इधर आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, उस तरीके से वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी। इसलिए ज्यादा साइड विंडो होती थी या फॉर एग्जांपल बैक साइड पे होता था, मेन रोड के ऊपर आपको घरों के दरवाजे कंपेरेटिवली नहीं होते थे। दीज पीपल वर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। है हाँ, दीज पीपल आल्सो हैड देयर ओन वेल्थ, वो हम करेंगे, वो अलग अलग पॉइंट आएगा। दे हैड देयर ओन वेल्थ आल्सो। खास करके जैसे कालीबंगा वाले रीजन में काफी वेल्थ है राजस्थान में, इसलिए ये पॉइंट भी कहा जाता है, इसलिए राजस्थान का वाटर टेबल भी काफी ज्यादा नीचे चला गया। दैट इज वन रीजन, नॉट मे बी नॉट बी ऑलवेज ट्रू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अर्बन एरिया है, ड्रेनेज सिस्टम है, बर्न्ट ब्रिक्स है, स्टैंडर्ड ब्रिक्स है, ग्रीनरी है, स्लेब्स है, एक हाउसेस बनाने का तरीका है, रोड्स के दूसरी साइड पे खोल रहे हैं। क्या लोग अपने आप बातें मान लेते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने की जरूरत है? जरूरत पड़ेगी। अगर हम आपको बोले कि नहीं यार घर पे जाके आधा घंटा निकाल के पढ़ भी लिया करो, आप नहीं मानोगे, लेकिन घर वाले ऊपर से सिर पे डंडा लेके खड़े हो जाएं तो आपको मानना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर आल्सो देयर। कहते हैं अगर इतनी बड़ी सिमिलैरिटी है तो एक बात श्योर है, वहां पे कोई ना कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी ही होगी। बिना सेंट्रल अथॉरिटी के फॉर एग्जांपल वहां पे इतने यूनिफॉर्मिटी आना पॉसिबल नहीं है। अगर सेंट्रल अथॉरिटी की बात करते हैं तो कौन हो सकते हैं? वो कहते हैं फॉर एग्जांपल वहां पे किंग हो सकता है या प्रीस्ट हो सकता है बाबा, या फॉर एग्जांपल वहां पे कोई मर्चेंट हो सकता है। तीन ऑप्शन फॉर एग्जांपल दे, कहते हैं कि राजा हो सकता है, वही इतनी बड़ी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर पाएगा। दूसरा कहते नहीं है, राजा नहीं है कोई, वहां पे प्रीस्ट होगा। एक फोटो भी देखी होगी आपने, शायद दिखाता हूँ, रिलीजन वाली क्लास में हम करेंगे। जैसे लगता है ना पूरा मोदी, ठीक है, ठीक है, अरे सेम स्टाइल तो है इसका, ठीक है। कहते नहीं यार वहां पे मोदी था, कोई बाबा था वहां पे एग्जिस्ट करता था, उसने फॉर एग्जांपल कंपेरेटली की यूनिफॉर्मिटी लाई हुई थी। थर्ड थिंग फॉर एग्जांपल कहते नहीं यार बाबा नहीं है, वो हम बाबा भी आएंगे बाद में, ठीक है, मतलब कोई मर्चेंट हो सकता है। तो अलग अलग वहां पे गैस लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है अंडर ऑल द पॉसिबल सर्कमस्टांसेस आप बताओ जी कौन वहां पे यूनिफॉर्मिटी ला सकता है, तो इट इज द मर्चेंट क्लास दैट इज देयर, बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। जब तक ट्रेड एंड कमर्स, जब तक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग रहा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम बहुत दबदबा बना रहा। लेकिन जैसे ही इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन हो गई, पूरी की पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन फेज में आ गई थी। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, ना तो वहां पे प्रीस्ट के काम है, ना वहां पे किंग का काम है। कहते हो सकता है वहां पे मर्चेंट या मर्चेंट किंग वहां पे हो सकता है, अकेला किंग अकेला प्रीस्ट इट इज नॉट पॉसिबल। अंडर ऑल द पॉसिबल probable circumstances we can say it was the merchant who was a central authority and not any other king or priest। पॉसिबिलिटी है लेकिन क्लियरिटी फॉर एग्जांपल इसमें भी नहीं देखने को मिलती।
सेकंड, व्हाट वाज देयर सोशल कल्चरल, पहले तो अर्बन लोग थे, अब शहरों में रहने वाले लोगों की सोशल कल्चरल लाइफ कैसी थी? द सोशल कल्चरल लाइफ वाज हाईली इवॉल्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बच्चे टॉयज के साथ खेलते थे, बड़े चेस के साथ खेलते थे, ठीक है, लेकिन इंडोर एक्टिविटीज ही थी। जैसे शहरों में आप आज भी देखोगे लोग बच्चे इंडोर ज्यादा खेलते, गांव में आप चले जाओ फॉर गुल्ली डंडा या कुछ और, आपने तो खेला भी नहीं होगा, ठीक है, ऑल दोज एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल वो चलती रहती थी। जैसे आप अभी तो बहुत पास टाइम एक्टिविटीज बच्चों के बहुत, क्या फोन ही है बच्चों के पास जिनको देख देख के वो दिमाग खराब हुआ पड़ा उन लोगों का। बहुत आपने देखी है वीडियोस, 7-8 साल का, 5-5 साल के बच्चे, दे आर ऑलमोस्ट मैड, दिमाग उनका हिल चुका है एक्सेसिव यूज ऑफ द फोन करके। लेकिन आप अपने फादर को पूछ के देखना, अभी वो उनकी पास टाइम एक्टिविटीज क्या थी? तो उस समय के ऊपर गांव गांव में थे तो वो साइकिल का टायर उठा ले, डंडा मार के उसको लेके घूमते फिरते थे, वही उनकी पास टाइम एक्टिविटीज थी। या फॉर एग्जांपल कुछ और गुल्ली डंडा खेल लिया, या चप्पलों के साथ खेल लिया, दिस वाज द फेम पास टाइम पांदर किला, तो चप्पल, दिस वाज द पास टाइम। और बच्चों की एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा होती थी। आजकल फिजिकल एक्टिविटी तो खत्म है, इसके लिए दिमाग ऑलमोस्ट इनका डेड हो गया। चलो कमिंग बैक, इंडोर एक्टिविटीज से ये भी शहर वाले लोग थे। इमेजेस ऑफ द डांसिंग गर्ल्स हैव बीन फाउंड, तो मीन्स उन लोगों को डांस करने का भी शौक था। अगर डांस था तो म्यूजिक भी तो साथ में ही होगा। और लोग ऐसे नहीं थे कि कैसे भी आ जाओ, दे वर बेसिकली वेरी हाईली गुड पीपल, बहुत बढ़िया लोग थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़कियां लिपस्टिक लगाती थी, वैनिटी बॉक्स होता था, जैसे फॉर एक हार शिकार का डिब्बा, फॉर ऑल दोस थिंग्स दैट हैज बीन देयर, मेटल स्टोन्स होते थे। या फॉर एग्जांपल जैसे हाथ, गल में हाथ डाले हुए हैं, कान कान में कुछ ना कुछ डाला हुआ, लड़की लड़कियां दोनों डालते थे। मीन्स अपने आप को ड्रेसअप होकर रहते थे, यूपीएससी वाले नहीं थे कि चलो जैसे वैसे उठ के आ जाओ। दीज पीपल वर हाईली इवॉल्व, आपके सर्कमस्टांसेस ही ऐसे है, मजबूरी है, आपको आना पड़ता है, लेकिन वो लोग बढ़िया मस्त तरीके से ड्रेसअप होकर रहते थे। ड्रेसअप का मतलब जैसे जैसे उनके पास फैसिलिटीज प्रोवाइड थी, दे वर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग। शहरों में रह रहे हैं, इट विल प्रिडोमिनेंस ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब है अदर देन एग्रीकल्चर, मींस आर्ट एंड क्राफ्ट होगा, मींस वहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। अगर आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स है तो एक बात तो श्योर है कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स भी तो होंगे। हम आगे जाके इकोनॉमिक्स में करेंगे, इकोनॉमी वाले पोर्शन में, हड़प्पा हो गया, जहन्नोदारो हो गया, ऑल दोज एरियाज फॉर एग्जांपल दे वर ट्रेडिंग सेंटर। और ट्रेड हम इंटरनल ट्रेड कर रहे थे, एक्सटर्नल ट्रेड करते, इंट्रा ट्रेड आपस में भी ट्रेड कर रहे थे, किसके साथ? बाहर करते थे मेसोपोटामिया के साथ। हम इकोनॉमिक हड़प्पन इकोनॉमी में पूरा करेंगे, ये तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्लस पर्शियन गल्फ के साथ हमारा काफी बड़ा अमाउंट ऑफ ट्रेड चल रहा था, मीन द ट्रेड वाज कंप्लीटली हाईली डेवलप्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। It was a multi-class civilization. मल्टी क्लास का मतलब होता है यहाँ पे अमीर और गरीब लोग रहते होंगे। हमें कैसे पता लग गया ये अमीर है गरीब है? डिपेंडिंग ऑन दी हाउसेस दीज पीपल वर हैविंग। जो अमीर लोग हैं उनके बड़े बड़े घर होंगे, फर्स्ट फ्लोर भी बनी हुई है, ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स भी बनी हुई है। जो गरीब लोग हैं उनके छोटे छोटे घर होंगे। जो अमीर लोग हैं उनकी ग्रेव्स में, कब्रों में काफी और भी ज्यादा ज्यादा यूटेंसिल्स या कुछ ना कुछ और देखने को मिलेगा, ताकि अगले जन्म में भाई उसको जरूरत पड़ जाए। गरीब लोगों के पास थोड़ा बहुत होगा, अभी चलो जितना डाल काम चलता है उतना चला लो। इट वॉज अ मल्टी क्लास सिविलाइजेशन दैट वाज देयर। एंड शहरों में हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन मिलेगी। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन मीन्स एक ही तरह का नहीं। जैसे हम दिल्ली में चले जाओ तो कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से, कोई तमिलनाडु से, कोई नॉर्थ ईस्ट से। उसी तरीके से यहाँ पे जब ट्रेडिंग जब बॉम्बे चले जाओ, मुंबई चले जाओ, तो वहाँ पे बाहर वाले लोग भी तो बहुत ज्यादा रहते हैं। दीज पीपल वर आल्सो हेट्रोजीनियस पीपल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड थे, मंगोलॉइड थे, अल्पाइन थे, मेडिटेरियन, दीज मल्टीपल पीपल हैव बीन फाउंड। हमें कैसे पता लगता है? डिपेंडिंग अपॉन देयर स्केलेटन स्टडीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया वाले लोगों का एक बॉडी बिल्टअप अलग है, अब सेंट्रल इंडिया का एक बॉडी बिल्टअप अलग है, नॉर्थ ईस्ट की बॉडी बिल्टअप अलग है, साउथ इंडिया का बॉडी बिल्टअप अलग है, एंड गुजरात वालों का अलग 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 है। तो इन हमारे स्केल्टन की जब हम मरेंगे पता नहीं किसी भी क्षण मर सकते हैं। और अगर वैसे तो जलाएंगे अगर हुआ, नहीं तो दफना दिया किसी ने तो क्या पता कुछ गिर विर गया तो ऐसे ही दफने जाएंगे।
तो दफना दिया, और जब 500 साल के बाद स्टडी होगी तो हमारी बॉडी मिलेगी, क्या पता हमारी स्टडी भी होगी हमारे ऊपर 1000-2000 साल के बाद। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, जब इनकी हम स्टडी करते हैं हमें पता लगता नहीं है अलग अलग जगह के लोग यहाँ पे आए हुए थे। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट। नॉट ऑफ दिस, इट वॉज बेसिकली अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ऑल्सो, मीन्स यहाँ पे ब्रॉन्ज यूज कर रहे थे। इट वॉज बेसिकली अ रिवराइन सिविलाइजेशन ऑल्सो, जैसे आपको अभी बताया था कि इंपॉर्टेंट सिटीज दे वर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ वन और अनदर रिवर। ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा रावी के किनारे पे है, मोहनजोदारो इंडस पे है, चन्नोदारो इंडस पे है, कोटदिजी इंडस पे है, अलादीनो इंडस पे है, रोपड़ सतलुज पे है, लोथल बोगावा, ये शहर है। और फॉर एग्जाम्पल दे आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ वन और अदर रिवर। तो ये आपको पता होना कॉम्पेरेटिवली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे पे था, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपेरेटिवली बनता है। एंड लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज, द टेक्नोलॉजी वाज कंपेरेटिवली वेरी गुड, एडवांस टेक्नोलॉजिकल नो-हाउ। इसका मतलब कैसे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज की बात ही करते हैं, तो ब्रॉन्ज नेचुरली तो फाउंड होता नहीं है, कॉपर और टिन को मिला के बनता है। देयरफॉर इनका मेटलर्जिकल स्किल्स फॉर एग्जाम्पल इनके पास भी थे, तो यहाँ पे मेटल के स्किल्स भी, इनके पास सिविल इंजीनियरिंग के स्किल्स भी थे। हम रिलीजन में करेंगे, जैसे ग्रेट बाथ बन गया, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई हुई है उसको ग्रेट बाथ बोलते हैं, कल हम एक्सटेंसिवली करेंगे। जब प्लेटियल बिल्डिंग, एक मल्टी पिलर्ड हॉल, बड़ा सा एक हॉल देखने को मिलता है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। एक सर्जिकल एक्सपर्टाइज भी देखने को मिलती है, एक ऐसे सिर मिला है, यहाँ पे होल करके, सिर के ऊपर होल करके, और यहाँ से कोई बीमारी निकाल दी गई है और बंदे की डेथ नहीं हुई हुई है, और स्केलेटन में होल भी हुआ हुआ है, ठीक है, और पता लगा सर्जरी करते थे। अब बोलोगे सर सर्जरी करते करते मर गया होगा, नहीं, उस बीमारी और डेथ दोनों में काफी सालों का फर्क है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल नो होता, सिर के अंदर सुराख करके भी कर लेते। आज भी 2025 की अगर हम बात करते हैं, अफ्रीका में काफी ट्राइब्स है जो ऐसी सर्जरी करती है, और वहां पे लोगों को प्रॉब्लम है, किसी को फॉर एग्जाम्पल सर में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे होगी, तो इतना सर ही काट देते हैं उसका। आज की बात कर रहा हूँ 2025 की, सर काट दिया, बंदे को एक जूस सा पिला देते हैं। अब डिस्कवरी पे अच्छी चीज भी आती है, सिर्फ रील्स नहीं होती, अच्छी चीज भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे किसी को सिर के ऊपर प्रॉब्लम होगी, वो बंदा अपना स्वेटर वेटर बुन रहा होगा, कुछ भी जूस पिला देते हैं और उसके सिर के टक 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 करते रहते हैं, उसका सिर ही काट देते हैं। यहाँ पे इतना काट दिया, यहाँ पे आगे से काट दिया, एंड वो 20-25 साल तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद भी 30-40 साल तक मरते मरते नहीं है। कहने की बात क्या है कि उनको पता है कि कौन सी नस कहाँ पे है, इसको काटने से मर जाएंगे, और अगर कट भी की तो जोड़ी कैसे जा सकती है, और बेहोश नहीं करते ऐसे ही वो आप यहाँ पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पीछे से टक टक करके सिर काट रहा है, ठीक है, फिर दर्द बेहोशी वाला कुछ पिला देते हैं ताकि मैं काम भी करता रहूं और मेरे को एनेस्थीसिया की तरह भी फॉर एग्जाम्पल कुछ हो जाए। तो ये आज 2025 में ट्राइबल लोग कंपेरेटली बहुत करते हैं, अगर आज भी है तो पहले की टेक्नोलॉजी है चल रही है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमारे भी स्केलेटन्स पाए गए हैं, वहां पे सर्जिकल एक्सपर्टाइज का एविडेंसेस देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि वहां पे कुछ बीमारी हो गई थी सर में, तो बीमारी निकाल दी, बंदा ठीक हो गया, कुछ सालों तक जिया और फिर अपनी नेचुरल डेथ मरा, या जैसे भी मरा पर उस बीमारी की वजह से नहीं मरा। इसकी फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन 14 डेटिंग एनालिसिस जब इसके स्केलेटन का करते हैं तो पता लगता है। Therefore, this was a civilization that was having a great technological know-how also. और ये टेक्नोलॉजिकल नो हाउ शहरों में ही मिलेगी, गांव में तो बढ़िया से डॉक्टर मिलेगी नहीं। तो अगर हम बोलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नेचर एंड कैरेक्टर कैसा है, तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए कि दिस इज द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इतना क्लियर हुआ सबको, ऑनलाइन वालों को भी? इसको आज हम यहीं पे रोकते हैं, टुमारो विल कंटिन्यू, और कोशिश करना कि जो पढ़ाया है वो पढ़कर आओ। कल आने घर से आप लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको क्लास में बिठा के ही लिखाएंगे कल एक क्वेश्चन, तो जो पढ़ाया है उसमें से एक क्वेश्चन भी लिखना होगा हमने, मेंस का कौन सा होगा वो आपको कल ही पता लगेगा, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चन लिखना भी होगा, विल बी सिटिंग इन द क्लास राइटिंग, फिर उसका मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो यहाँ से मॉडल। ओके, थैंक यू वेरी मच।